एक कंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो जैसे कोई बल्ब है ना, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन होता है। हीटर में जो कॉइल होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस से हम लोग क्या कर पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में। टंगस्टन जो फिलामेंट, अभी तो ये एलईडीज आ गए हैं, बल्ब्स आ गए हैं, इनका दूसरा कंसेप्ट है इनका फंक्शन का। जो पहले बल्ब, कन्वेंशनल बल्ब पहले होते थे येलो कलर वाले, उसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट होता था वो जब गर्म होता था, उससे गर्म होने से उसके आसपास की जो एयर होती थी वो आयोनाइज हो जाती थी, है ना। उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके एटम को छोड़कर ऊपर जाते थे, और जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके ऊपर जाते हैं तो ऊपर तो उनका घर था नहीं, उनका घर तो नीचे वाले था। तो वहाँ पर अस्थायी टेम्परेरी होते हैं और फिर से अपने पुराने घर में वापस आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेकर के ऊपर जाते हैं और फिर जब नीचे आते हैं तो नई लाइट निकालते हैं, नई एनर्जी निकालते हैं, जिसको हम लाइट कहते हैं, और इस तरह से हमें बल्ब से लाइट मिलती थी। तो रेजिस्टेंस का बहुत यूजफुल, बहुत बहुत यूज है हमारे लिए। ये नहीं कि वो कहीं एक प्रकार का एक प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस नाम तो है, अपोजिशन है, लेकिन ये अपोजिशन ही हमारे लिए फायदेमंद। हीटर है जैसे, है ना, तो हीटर में जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्म है जो कन्वर्ट होता है। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई एक बल्ब है, मान लो यहाँ पर बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है, और यहाँ पर एक स्विच है, मान लो स्विच अभी ओपन है, और यहाँ पर एक बैटरी है, सेल है, इस तरह का बना होता है तुम लोगों ने। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसमें आर है, मान लो इस बल्ब में, इसको ऑन किया गया है। जैसे ये इसको यहाँ पॉइंट मार्क कर दो तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो स्विच है वो ऑन हो गया। इसका सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, और इसमें जैसे ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू, है ना। तो करंट जब भी किसी इस रेजिस्टेंस में, यहाँ पर एक एक वायर है, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है बल्ब को, एक ऐसे एक रेजिस्टेंस है मान लो। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाले पाथ से जाएगा, रेजिस्टेंस क्यों बनाया गया ये हमें समझना है, क्या काम है रेजिस्टेंस। तो जब भी हमारा जो जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ ऐसे पाथ से पास करेगा जहां पर परेशानी है इसको मूव करने में, तो वो क्या होगा कि वो उन एटम से टकराएगा जहां पर दिक्कत है ना, वो टक्कर होगी। इस यहाँ पर जो मटेरियल है उसमें जो एटम्स हैं, उन एटम्स से वो इलेक्ट्रॉन, उसका कोलिजन होगा, और जो कोलिजन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसमें वेस्ट हो जाएगी। और यही हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेस्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसमें वेस्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अपने सर्किट में घूमता रहता है, और बार बार जब इस रीजन से आता है तो वो इस एटम से टक्कर कोलाइड करता हुआ एनर्जी को देता रहता है। तो ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन, जो करंट आई वही चली गई, ऐसे एक सर्किट कंप्लीट हो। तो करंट का लॉस नहीं हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट टाइम, जितने चार्ज पर मिनट टाइम यहाँ पर एंटर कर रहा है, उतना ही चार्ज पर मिनट टाइम यहाँ से निकल रहा है, तो कोई लॉस नहीं हुआ, है ना, ऐसे चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जितना हमने लिया था उतना दे दिया वापस, इस सोर्स को वापस कर दिया। तो भाई हमें बिजली का बिल क्यों देना पड़ता है जब हम जितना लेते हैं? हैं? कौन बताएगा? हम, मैं अगर जितना करंट ले रहा हूं सोर्स से उतना वापस कर दे रहा हूं, तो हमें बिजली का बिल क्यों देना पड़ता है? भाई जितना यहां से करंट आ रही है उतना सोर्स, ये सोर्स है जो हमें सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई इसने करंट सप्लाई किया आई, और मैंने इसको वापस कर दिया आई। ये जो करंट का फ्लो कराना है, करंट वापस तो कर दिया, लेकिन करंट को इसने पुश किया ना चलने के लिए, तो इसका जो यही चलाने वाला काम है ना, द फंक्शन ऑफ दिस सेल इज टू पुश इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, एंड फॉर दिस पुश इट नीड्स अ पावर। इसको पावर चाहिए, इसे पुश करना, फोर्स वर्क करने के लिए, इसीलिए हमें पे करना होता है, क्योंकि हम इसको बार बार डिस्चार्ज हो जाएगा, धीरे धीरे करके डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसको लगातार फिर से हमें इसमें इस बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, और वही हमें एक बार बार इसको देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो करंट यहाँ से एंटर होगी वो करंट यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पर एक, अगर एक हम वोल्ट मीटर लगा दें, वोल्ट मीटर, ऐसे वोल्ट मीटर लगा दें, और इस सर्किट में कहीं एमीटर लगा दें, ध्यान से देखना, कई बार ये एमीटर लग गया सर्किट में, ये एमीटर है।
तो ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको मेजर करेगा, और जो ये अमीटर होगा इस ब्रांच में जो करंट है उसको मेजर करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार एक बैटरी ले आए, मान लो हम 2 वोल्ट की बैटरी लेकर आए, हमने एमीटर को मेजर किया, जैसे हम इस वोल्ट इसको वेरिएबल रखेंगे। एक बार हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, मान लो वोल्टेज हम 2 वोल्ट की बैटरी मार्केट से लेकर आ गए, हमने करंट को रिकॉर्ड किया, हमने करंट को रिकॉर्ड किया और वोल्टेज को रिकॉर्ड कर लिया। अर्जुन, माइक ऑफ करो। यस सर। माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है। तो 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा देंगे तो कुछ ना कुछ करंट मिलेगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर टेबल बनाएंगे। फिर हम 4 वोल्ट की बैटरी लेकर आएंगे मार्केट से, फिर नई करंट आएगी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर वोल्टेज नया उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर हम 6 वोल्ट की बैटरी लेकर आएंगे, फिर नई करंट आएगी रिकॉर्ड कर लेंगे, वोल्टेज आएगा रिकॉर्ड कर लेंगे। ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को पता करते जाएंगे, और इस अमीटर से हम क्या करेंगे, करंट को पता करते जाएंगे। जब ऐसा हम करते चले जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे फिगर्स आ जाएंगे, बहुत सारे डेटा आ जाएंगे, और वो डेटा जो होगा उसको हम एक उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। और कोई ज्वाइन करना चाहता है कि और रूम में अनलॉक करके आता हूँ, 2 मिनट वेट करना है ना, वेट करना है बस। दूर जाओ यार, पढ़ रहा हूँ मैं। उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमें एक डेटा मिल जाएगा, और फिर इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो हम ये जो डेटा बार बार मिलेगा, तो हम एक ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, उसमें अगर इसको आई रखें, यहाँ पर वोल्टेज रखें, तो कैसा ग्राफ आ रहा था। इसका जो स्लोप आया था ना, इस लाइन का जो स्लोप आया था, ये कांस्टेंट आ गया था 1/r। ये हम लोगों ने देख लिया था। अब रेजिस्टेंस की बात हमें सीखना है क्या है। ये रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टेंस आया है आर, ये नई बात कुछ हमें पता चली है। इसको देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आर जो है यहाँ पर वो रेजिस्टेंस है। तो उसको डिफाइन अगर करेंगे तो दिस इज एन अपोजिशन अपोजिशन offered by the material to the flow of current, to the flow of current। ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछता है तो बहुत सिंपल है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, मटेरियल का वो फैक्टर, वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज करती है, उसको उस वायर का, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने आपको बता दिया, आर होता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा? ओम होती है, जिसका सिंबल ऐसा लिखा जाता है। बताया था मैंने, याद करो। हाँ सर बताया था। यस सर, ओम याद है? ठीक है ना? तो ओम होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सर मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर बहुत और बढ़िया। लेंथ ऑफ कंडक्टर। मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर। हाँ हाँ, मटेरियल पर डिपेंड सेक्शन करता है, एरिया और क्रॉस टेम्परेचर। सेक्शन एरिया और टेम्परेचर पर डिपेंड टेम्परेचर। करता है। बहुत बढ़िया। तो इस मटेरियल पर पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल कैसा है? मैंने बताया था कि सबसे बढ़िया मटेरियल कौन सा है करंट के फ्लो कराने के लिए? गोल्ड है ना, गोल्ड। गोल्ड सर। हाँ, आइडियली आइडियली तो गोल्ड होना चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जो जो वायर्स हम कॉपर। लोग जो ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, वो गोल्ड होना चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, ये गोल्ड भाई चोरी हो जाएगी उसकी। फिर सिल्वर है दूसरे नंबर पे। तो सिल्वर भी वो भी चोरी। बहुत महंगा है, इसलिए यूज नहीं कर सकते। हम कॉपर यूज करते हैं, वो भी बहुत महंगा है। आमतौर पर जो ट्रांसमिशन वायर्स हम देखते हैं, जो एल्यूमिनियम। पोल्स के ऊपर, हाँ, पोल्स के ऊपर जो तार लगे होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। वो हम लोग यूज करते हैं। एल्युमिनियम ज़्यादा एबेंडेंट भी है, ज़्यादा पाया भी जाता है और सस्ता भी। जब ज़्यादा पाया जाता है इसलिए सस्ता है, इसलिए हम उसको यूज कर पाते हैं, है ना? तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। किस पर? ज्योमेट्री ना। किस पर डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री। मैं ये तीनों फैक्टर्स यहाँ लिख देता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर, ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री मतलब जो देखने में, तार देखने में कैसा, जो देखने में कोई है ना, वो ज्योमेट्री है ना? जो दिखाई पड़े वो ज्योमेट्री है। जैसे किसी वायर का क्या दिखाई पड़ेगा? लेंथ दिखाई पड़ेगा, लेंथ उसका दिखाई पड़ेगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई पड़ेगा। तो ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? लेंथ और एरिया आता है। मटेरियल क्या है? उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर क्या दिखाई नहीं पड़ता ना। मटेरियल क्या है? वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी वो मटेरियल। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर मैंने बताया था कैसे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो जिन जो एटम्स इस वायर में हैं, वो अपनी जगह पर जो कम वाइब्रेट कर रहे थे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। जो फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इसी वायर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो खाली जगह तो है नहीं, वहां पर बहुत सारे एटम्स हैं। ये एटम्स अपनी जगह पर रुके नहीं होते हैं, वो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको चलने में और मुश्किल हो जाएगी। ऐसा समझो कि भाई ट्रैफिक है, मान लो अभी तो लॉकडाउन है, उसके पहले की बात है, किसी मेट्रो सिटी में आपने ट्रैफिक देखा होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उस ट्रैफिक के बीच में कोई बाइक वाला चल रहा है, तो अगर सब लोग अपनी लेन में चलते हैं, तो कोई बाइकर है तो अपनी जगह निकलता आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर कोई कार वाला अपने लेन से इधर उधर करके ऐसे लहरा करके गाड़ी चलाने लगे, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, तो जो बाइक वाला था, जो आसानी से पहले निकल जा रहा था, उसका टक्कर होना शुरू हो जाएगा, और तो उसको मुश्किल होगी ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है, तो जो मॉलिक्यूल, जो एटम्स फिक्स्ड है ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिनसे के बीच में होकर ये जा रहा है, उनका लेटरल वाइब्रेशन, लेटरल मतलब अपने अगल बगल, लेटरल वाइब्रेशन उनका इंक्रीज होता है, लेटरल वाइब्रेशन बढ़ जाता है। लेटरल मतलब अगल बगल चलने के साइड वाइज, लेटर का मतलब साइड वाइज, ये बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कोलिजन बढ़ेगा तो मुश्किल, जो अपोजिशन है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस, बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कि रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा? बताया था मैंने उस दिन। टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कोई रेजिस्टेंस ना रहे, 0 हो जाए रेजिस्टेंस। -50 या फिर कुछ। कितना टेम्परेचर कर दिया जाए? -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना? हो ही नहीं सकता है। हाँ, हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल है। मतलब थ्योरी में तो कुछ भी हो सकता है। -300 लिखने में क्या दिक्कत है? सर लिखने में कुछ भी लिख दो। ये तो थ्योरेटिकल चीज है तो बहुत आसान है, क्यों? लेकिन जो इसको प्रैक्टिकल करना होता है तो मुश्किल होता है ना। तो Yes. ये वास्तव में नहीं हो पाता। इसको 0 केल्विन भी कहते हैं। इसका दूसरा एक यूनिट है 0 केल्विन, है ना? चाहे -273.15 डिग्री सेल्सियस को हो, चाहे 0 केल्विन कह दो। अगर किसी दिन इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तार में कोई लॉस नहीं होगा। और जो ट्रांसमिशन में जैसे एनटीपीसी से और लखनऊ तक आते आते लॉस बहुत हो जाता है रास्ते में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये लॉस बिल्कुल नहीं होगा। सबको अच्छा वोल्टेज मिलेगा और बिजली का बिल कम हो जाएगा। सब कब? जब दुनिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं करते सर। हैं? बोलो, कुछ बोल रहा है ये। फिर ऐसा क्यों नहीं बोलो। करते? नहीं, कैसे कर पाएंगे? -273 डिग्री सेल्सियस कैसे बनाओगे तुम? तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में कितना टेम्परेचर होता है? 2-4 डिग्री होता होगा। और हाँ? और कम करोगे? -4 डिग्री। हाँ बहुत। अरे -273, -10 हुआ, फिर -20, फिर -30, फिर -50, फिर -100, फिर -150, फिर ये सब कुछ -200। हो जाता है। हाँ, सब कुछ सुपर फ्रीज हो जाएगा भाई। तो अब ये थोड़े कि मतलब रेजिस्टेंस को 0 करने के लिए और हम चीजें करने लगे अनाप शनाप, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए this is not advisable to obtain this temperature. Otherwise we would have required more energy. इस टेम्परेचर को पाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, उस दिन बताया था मैंने, है ना? तो इसलिए ये ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो अभी हमें रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में, ये सबने लिख लिया, नोट कर लिया सबने? बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो 12th में जब तुम लोग पढ़ोगे तो सब चीजें याद कर आ जाएंगी दोबारा, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब रेजिस्टेंस की बात आ गई तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सर अंशु नहीं है यार, जयश्री भी नहीं है। हाँ, अंशुल जैसी कोई नहीं है। कुछ क्लास चल रही होगी उनकी, कई बार क्लास इधर उधर हो जाती है ना तुम्हारे स्कूल में। चलो ठीक है, देखो तुम तो उस दिन तुम नहीं थे शायद, एक दिन तुम नहीं थे ना आदित्य? आदित्य, तुम पिछली क्लास में एब्सेंट थे, हाँ। तो अब बदला ले रहे हो लोग, और क्या। ठीक है, देखो इधर, उनके बगैर ना पढ़ना हो तो जा सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है ना। मैंने ऐसा थोड़ी करा। अच्छा ठीक है, इधर देखो ध्यान से। रेजिस्टेंस, तो ये बताओ कि रेजिस्टेंस लेंथ के तो प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? अगर दूर तक हमें करंट भेजना है तो ज्यादा चलना पड़ेगा ना, तो ज्यादा चलना पड़ेगा तो ज्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। सर कोई मैं अगर केमिकल एरी है क्या? क्यों क्यों ऐसा है ये? अगर रेजिस्टेंस अगर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम क्यों होगा? हाँ बताओ। अर्जुन कुछ बोल रहा है, जल्दी बोलो, क्यों होगा? एक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्यों कम होगा, बताओ? क्योंकि सर एरिया में
अगर एरिया ज्यादा होगा ना, सुनो ध्यान से, अगर एरिया ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा ज्यादा जगह होगी, वाइड्स भी ज्यादा होगा, वाइड्स वाइड ज्यादा होंगे तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर पतला करते जाएंगे तो एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं, है ना, तो उनका मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा फॉर ए गिवन लेंथ। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, एरिया बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ज्यादा अगर वॉल्यूम है तो अब आसान है चलना ना हमको। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो वो आसान है चलना, बहुत सकरा रास्ता होगा तो उसमें, है ना, बहुत नैरो अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में और परेशानी होगी। ज्यादा एरिया है तो तेजी से निकल पाएंगे। हाँ हाँ, तो ये आ गया, तो लेंथ और एरिया यहाँ आ गया। अब इसको अगर हम इकट्ठा कर दें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, ऐसा भी कह सकते हैं। एक ही बात है, इसमें लग रहा है ना कि L ऊपर था A नीचे था, इसको अलग अलग लिखो चाहे इकट्ठा कर दो, कंबाइन कर दो। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा इसमें देखो, लेंथ दिख गया, एरिया दिख गया, ज्योमेट्री दिख गई, मटेरियल नहीं दिख रहा है ना कहीं, तो यहाँ पर मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल का एक एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। जब इस सब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर भाई मटेरियल की भी तो एक, मटेरियल भी तो एक फैक्टर है ना रेजिस्टेंस को डिसाइड करने में। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके मटेरियल का फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे हम लोग, इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रो, इसका ये सिंबल है, एक ग्रीक लेटर है रो, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ये क्या है, ये तो पता है क्या है ये, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मटेरियल। जैसे रेजिस्टिविटी है ना, कि वो जो तुम लोग कह रहे थे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, तो ज्योमेट्री तो आ गई ना, ये लेंथ और एरिया। और तुम लोगों ने कहा था मटेरियल पर डिपेंड करता है ना, यस सर। टेम्परेचर तो पे भी सर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अभी। द ऑब्जेक्ट। हाँ ये जो, हाँ, और नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये जो रो है ना, ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रो है इसमें दो चीजें हैं, मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्परेचर को भी कर रहा है। ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को भी रिप्रेजेंट करता है और मटेरियल को भी। तो अब सारी बातें आ गई आदित्य की नहीं। अब इस फैक्टर में राइट हैंड साइड में सारे फैक्टर आ गए, लेंथ, एरिया, और इसमें क्या है, मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ है, हाँ सर। क्लियर हो गया। तो अब देखो इसमें पूरी बात आ गई। ये सारा आ गया, तो इसमें इसको रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, क्या है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, बोलो, मटेरियल और टेम्परेचर को मिला करके रेजिस्टिविटी एक टर्म में डिफाइन किया। अच्छा उस दिन मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, इनवर्स रेजिस्टेंस का क्या होता है, कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा इनवर्स क्या होगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। बहुत बढ़िया, कंडक्टिविटी का ये सिंबल है सिग्मा। जी चाबी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चाबी, कंडक्टिविटी, है ना। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। हम इनवर्स जो करते हैं वो रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। तो ये रो है, ये लेंथ है, ये एरिया है। तो जब भी तुमसे अब कोई पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो बताओगे रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी बताओ बच्चों। ओम। सिंबल क्या है ओम का, ऐसा सिंबल है, ओम का सिंबल है ये। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, सर ओम मीटर। हाँ रेजिस्टी, यूनिट ऑफ, देख करके बता दिया इसने फटाफट। हाँ वो खुली हुई थी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, देखो रो अगर ले जाएंगे तो रो बराबर
आर क्रॉस मल्टीप्लाई, रो एक साइड में रखो, रो एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। जब ए उधर जाएगा तो आर से गुणा हो जाएगा और लेंथ उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना? यही तो, बोलो। तो इस केस में क्या होगा? आर क्या है? ओम। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। यस सर। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर कट जाएगा, तो रो की यूनिट तो ओम मीटर आ गया ना, ओम मीटर, यही तो। अरे ओम माइनस मीटर क्यों लिखे हैं सर, अगर वर्ड्स में लिखा है तो बुक में? कहाँ लिखा हुआ है? देखो चेक करो एक बार कैलकुलेशन। ओम मीटर होगा ना, रो आर ए बाई रो एल बाई ए ना, तो आर इंटू मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, कहाँ लिखा है? सर ये, सर बोल रहा हूँ स्क्रीन पे शायद आएगा। देखते हैं, मैं देख लेता हूँ उसमें कहीं रेजिस्टिविटी की यूनिट। तुम कह रहे हो कि कुछ और होती है, चेक कर लेता हूँ। नहीं मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ओम माइनस मीटर ये क्या लिखा है, मतलब वही होता है और करके लिखा है, लेकिन ये क्यों लिखा है? मैंने कहाँ लिखा ओम माइनस मीटर? मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने कहा बुक में लिखा है। कहीं लिखा है देख लेते, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ भाई। मीटर इनवर्स लिखा है क्या? देख लेते हैं, करेक्शंस देख लेते हैं किस पेज पर है, पेज नंबर, पेज नंबर बोलो जरा। सर मैं तो रेफरेंस बुक में हूँ, देख रहा हूँ। अरे यार, एनसीईआरटी पहले पढ़ना है आदित्य, रेफरेंस बुक में अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर, पेज नंबर 201, 203, 204, 205, 207 पर देखो, एनसीईआरटी में 207 पेज पर एक टेबल बनी हुई है, उसमें जैसे रेजिस्टिविटी सिल्वर की रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या लिखा हुआ है? 1.60 इंटू 10⁻⁸ और ओम मीटर लिखा हुआ है। तो तुम्हारे बुक में ओम पर मीटर लिखा है क्या? ओम मीटर इनवर्स लिखा है क्या उस? नहीं नहीं अरे सर, और करके जो आपने बोला वही लिखा है, बस और के इधर कुछ और मतलब। और के इधर क्या लिखा है ये तो देखना है मुझे। सर ओ एस एम फिर माइनस हाँ मीटर। हाँ, तो गलत लिखा है, उसको सही कर लो, है ना? ओम मीटर कर लो, ठीक है, उसको सही कर लो। अब ये जो रेजिस्टिविटी गिवन है सिल्वर की, ये 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो है ना, ये जो रेजिस्टिविटी है ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चेंज हो जाएगा ना, ऐसा लिखा। तो क्या ये सारी बातें पता चल गई हैं? रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। रो क्यों आया? क्योंकि भाई लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर सबको तो इंक्लूड करना था फॉर्मूले में आदित्य। यस सर। तो सबको इंक्लूड करने के लिए रो को लाया गया। रो ने क्या क्या इंक्लूड कर लिया? मटेरियल को, टेम्परेचर को, बाकी लेंथ और एरिया अलग से लिखा हुआ है। तो आर बराबर रो एल बाई ए। अब इस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, देखता हूं कौन बताता है। आर बराबर रो एल बाई ए। मान लेते हैं कि ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर। इसका ये वाला पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है। इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आधा ना, ये सर्कल होगा ना अगर सिलेंडर है तो, इसका रेडियस आर है, आर, और इसका लेंथ एल है।
और इसकी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी रो है, तो मुझे बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ? रो एल बाई एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। भाई यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा सिलेंडर का, जो ये वाला सेक्शन होगा, सर्कल होता है ना ये। यस सर। तो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस अगर आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। समझ गए? तो अब वैल्यूज गिवन होगी, जैसे 1 मीटर तार है, मान ले कि भाई एल बराबर 1 मीटर है, और मान लेते हैं ये सिल्वर का है, और मान लेते हैं कि रेडियस 1 मिलीमीटर है। तो जरा देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना आएगा। रो कितना है लिखा हुआ है 1.60 इंटू 10 की पावर -8 इधर लिखा हुआ है। लेंथ कितना है 1 मीटर डिवाइडेड बाई पाई कितना होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 1 मिलीमीटर का स्क्वायर 1 मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर, इसका स्क्वायर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो 1.60 इंटू 10 की पावर -8, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 22/7 ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3.14। तो देखो इसको अपने जैसे इस वन लगभग कैलकुलेट करने के लिए, वैसे हम कैलकुलेशन पे ज्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं। अगर मैं ऊपर वाले को 1.5 कह दूं, नीचे को 3 कह दूं, तो 1.5 का डबल हो जाएगा ना, तो लगभग 0.5 लगभग की बात मैं कर रहा हूं। ये 0.5 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, -2। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं, और 100 से इसमें ठीक है और क्या, और डिवाइड भी कर दो तो ठीक, -2 आ गया। इतने ओम, बहुत कम ओम आया ना ये, 5 मिली ओम ये लिखा हुआ है। 5 इंटू 10 की पावर ये लिखा हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -3 ओम, मतलब 5 मिली ओम। अगर मार्केट से तुम 1 मीटर सिल्वर चांदी का तार ले आओ, 1 मीटर चांदी का तार ले आओ, जिस तार का जो रेडियस हो ना, डायमीटर कितना हो, डायमीटर 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर पतला तार ले आओ सिल्वर का, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो वो जो रेजिस्टेंस बनेगा उससे, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 मिली ओम। कितनी होगी? बहुत कम आ रही है ना 5 मिली ओम, काफी कम है इसकी वैल्यू, क्योंकि अच्छा अच्छा वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस कम होता ही है। अब एक क्वेश्चन देखो, ये सबको क्लियर है? इसको लिख लिया? लिख लिया? अच्छा अब देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे एक नया क्वेश्चन देखो। ये कुछ दिखाई पड़ रहा है? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? एक शीट दिखाई पड़ी किताब टाइप की कुछ? इसमें किताब लग रही है तो कोई डब्बा हाँ ये लग ऐसे लग रही है, हाँ डिब्बा लग रहा है एक ऐसा, इस टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है, रहा है। इस टाइप का ऐसा लग रहा है कुछ ये। इसमें देखो ये जो साइड है उसको मैंने कह दिया कि एल, एल साइड है एल, और ये जो है ना इसकी विड्थ को मैंने एच कह दिया, या इसको बी कह दिया, मान लो बी, बी, और हाइट को एच, और ये साइड एल कह दिया एल,
और मान लो जिस मटेरियल का बना है उसका रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी रो है मान लो, तो रेजिस्टेंस मुझे बताओ कितना होगा रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा? एक मान लो ये ऐसी रेजिस्टेंस, कोई जरूरी कि तार बनाया जा रहा है, सिलेंडर ही हो, एक क्यूबाइड टाइप का एक ऐसा है, ये मटेरियल है, इसकी ये वाली साइड कितनी है, बी है, इसकी हाइट h और लेंथ l है, तो बताओ भाई इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा? बहुत अच्छा इंटेलिजेंट, अच्छा एप्टीट्यूड माना जाएगा अगर कोई ऐसा बताता है। हाँ बोलो बोलो। रो एल की जगह क्या लिखे, एल, लेंथ कितना है इसका? सर एल है, दिया ही नहीं एल है, और एरिया कितना है, एरिया एरिया कहाँ कितना लिखा है? है वैल्यू? अरे वैल्यू नहीं, जैसे यहाँ वैल्यू दी थी क्या वायर में, वायर में वैल्यू तो नहीं दिया था ना, वो एरिया वायर में वैल्यू नहीं दिया था ना, एरिया कितना होगा इसका? एच, एच एरिया होता है, वो तो हाइट होती है। एरिया ए होगा फिर। हाँ चलिए क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग सोच करके रखना कि क्या होगा, है ना, इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताना कितना, एक्सप्रेशन बताना है, कोई वैल्यू नहीं बतानी। डब्बे का रेजिस्टेंस, हाँ क्या? तो इसका भी कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, डब्बा है तो सर। और क्या, किसी मटेरियल, कोई मटेरियल जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें पास करेगा तो रेजिस्टेंस तो हो ही सकता है, कोई जरूरी नहीं कि तार टाइप का ही बनाया जाए, उसको चाहे जैसे बना दो मटेरियल को, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है तुम्हें सोच समझ कर। शॉर्ट, ठीक है, कितना टाइम हुआ आदित्य? सर 6:17। 6:17, उसका रेजिस्टेंस बताओ तुम लोग। और सर हुई मैं खाली क्लास में 4 ही लोग ही हैं, ये 2 तो उसमें से आप हैं, एक हाँ रेजिस्टेंस पता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम्हें क्या दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही करते हैं ताकि फिर बच्चे आए तो ज्यादा नुकसान ना हो, है ना, तो इतना आज इसको रिवाइज करके रखो, होमवर्क मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगा, उतना करके आओ, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।